तो दोस्तों एक बार और आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे वोटर्स से। हमारे आज के जो वोटर है पोषण भाई, जो कि रिवर ग्रुप थाने से है, और आज इनकी डेट ऑफ सोसाइटी है 22 नवंबर 1991। आज हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स जो कि अर्ली सोसाइटी में आती है, सबके साथ में होती है, उसके ऊपर हमारे जो भी डाउट्स हैं उसके ऊपर अपने अनुभव साझा करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो पुष्पा एक बार पुनः आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू अमित भाई। और सेशन की शुरुआत, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है दोस्तों, सभी के लिए एक बार अनाउंस करना चाहूंगा। इंटरेक्टिव सेशन रहता है, एक दो प्रश्न से शुरुआत करने के बाद में सभी मेंबर्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। आपके यदि कोई भी प्रश्न हो, आप हैंड रेज कर अपने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कर अपने प्रश्न ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट का समय लेकर अपना प्रश्न है, आज के टॉपिक से रिलेटेड अपना प्रश्न है। तो क्वेश्चन भाई, सबसे पहला प्रश्न यही कि जब मैं मीटिंग में आया तो मुझे तो ए में आया खासकर कि तो मुझे यही मार्गदर्शन दिया गया था कि पुराने खाते बंद करो, नए खाते चालू मत करो, क्विक पैसे के पीछे नहीं जाना है। और अक्सर हम सुनते भी हैं कि अ, जल्दी से काम के पीछे नहीं जाना है, अभी रिकवरी पे ध्यान देना है। तो ये काम करने का, काम पे जाने का और पैसा कमाने का सही समय क्या है आपके आपके अनुभव से? चल देखते हैं। ये एक्चुअली सिचुएशन टू सिचुएशन फर्क पड़ता है, क्योंकि आजकल जो हाई बॉटम केसेस ज्यादा हमारे पास आते हैं, उनकी नौकरी वगैरह थोड़ी बरकरार होती है और अच्छे खासी कमाई भी कर रहे होते हैं। सो ढेर सारे मेंबर्स आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत तकलीफ होता है तो ऐसे आते हैं। सो ऑब्वियसली ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जो हमारे जैसी कुछ रॉक बॉटम केसेस होती है, जो सब कुछ दाव पे लगाकर पिए हुए रहते हैं या नौकरियां गलाए हुए रहते हैं, उनके लिए ये सुझाव ज्यादा हुआ करता है। ये तो इतना ही नहीं, मुझे याद है मैं जब भी आया था तो जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां से बिना बताए एक रिहैब सेंटर में भर्ती हो गया और 4 महीने मैं गायब था, रिहैब सेंटर में था। वहां से वापस आने के बाद में मैं वो कंपनी में मुंह दिखाने के लिए भी जाना नहीं चाहता था। भले घर पे बैठा रहता लेकिन वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरे जो मार्गदर्शक थे उन्होंने बोला, नहीं बोले भूषण, तुझे तो यही जाना है जहां पर तुमने अपना इमेज बिगाड़ा है, अपना नाम खराब किया है, वहां जाके तुमको रेस्टिट्यूशन तो करनी है, उसके बगैर तुम वहां से निकल नहीं सकते। तो मुझे दोबारा वहीं भेजा गया और सबकी, सामने वालों की नजरों को, एक एक की नजर को मिलाना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। खास करके जो बॉस, जिसको गालियां देकर मैं बाहर निकला था और कंपनी के काफी सारे पैसे खराब करके मैं वहां से निकला था, तो वहां जब वापिस गया तो लिटरली हर दिन दिल पे पत्थर रख के वहां जाना पड़ता था। बट मेरे जो मार्गदर्शक थे उनका यही कहना था कि ह्यूमिलिटी की शुरुआत कई बार थोड़ी बहुत ह्यूमिलिएशन से होती है, और तुम अपने ईगो को अभी महत्व दोगे तो कभी भी लोगों को महत्व देना सीखोगे नहीं। तो यही मौका है कि पहले लोगों को महत्व देना सीखो और खुद को थोड़ा सा कम, थोड़ी तकलीफ भी होगी तो सहना सीखो। तो दोस्तों लिटरली मुझे याद है कि पहले महीना भर मुझे सिर्फ मेरे केबिन में बिठाया रखा गया था, एक काम नहीं, कोई मुझे बुलाता नहीं था, कोई मेरे साथ में लंच करने नहीं आता था। मैं डब्बा लेके ऑफिस में जाता था, बैठता था, सबको हाय हेलो करके अपने केबिन में जाके बैठता था, दिन भर इंतजार करता था, लंच टाइम में बाहर आता था, हाय हेलो करके वापिस जाके बैठता था। और लिटरली 1 महीना मैं अपने मार्गदर्शक का दिमाग पकाता था कि यार मुझे इधर मत रख, मेरी सेरेनिटी की वाट लग रही है, यहाँ पर बैठे बैठे मैं ज्यादा तकलीफ में जा रहा हूँ, मैं सेल्फ पिटी में जा रहा हूँ। वो बोला कोई बात नहीं, बोलते लगे रहे। लगभग 1 महीने के बाद
थोड़ा थोड़ा सब लोग जरा बातचीत करने लगे, अंदर बाहर आने लगे, थोड़ा बहुत काम शुरुआत हो गया। मेरे बॉस ने भी थोड़ा बहुत मुझे बुलाया। उसमें भी एक किस्सा कहना चाहूंगा। मैं उसके साथ अमेंड्स करना चाहता था, पहले उसके साथ अमेंड्स करना चाहता था, और उसने मुझे बोला था ये सब नौटंकी मेरे सामने मत करना, नेक्स्ट टाइम तू पी के आएगा जी पे लात मार के निकाल दूंगा। अरे यार, मैं ऐसी पोजीशन में काम कर रहा था, ऐसी भाषा, ये सब बर्दाश्त करना, ये अमेंड्स करने को गया हुआ भाव, और जाना जरूरी था क्योंकि पगार चाहिए, जाना जरूरी था क्योंकि पूरा बैंक अकाउंट खाली था, क्रेडिट कार्ड के बिल थके हुए थे, और 4 महीने का एब्सेंस। मेरे ससुर ने मेरे रिहैब सेंटर के पैसे भरे थे क्योंकि मेरे बाप ने मना कर दिया था, मेरे भाई ने मना कर दिया था। तो ऐसी अवस्था में वहां जाना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे वो पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन वो एक एक दिन इतना भारी जा रहा था कि ऐसे लग रहा था कि साला इससे तो मैं भूखा बैठूंगा, घर पे बैठूंगा। और ये मेरे मार्गदर्शक के ऊपर का मेरा विश्वास टूट रहा था कि ये छोड़ यार, ये क्या पीछे पड़ा हुआ है। बट 1 महीने के बाद में सिचुएशन बदलना चालू हुआ। लगभग 1.5-2 महीने लगे। मेरे काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जो स्टिग्मा होता है दोस्तों अल्कोहलिज्म का, वो इतना भारी होता है, खास करके आप अगर सीनियर पोजीशन पे किसी कंपनी में काम करते हो तो एवरी टाइम कोई भी काम मुझे बताया भी जाता था या कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी भी जाती थी तो उसके साथ में विशेष टिप्पणी भी होती थी, कहीं पीकर मत आना, कहीं पीकर मत जाना, कुछ ये मत बिगाड़ना, इस टाइप की टिप्पणी होती थी। और वो टिप्पणी से मेरा एवरी टाइम आत्मसम्मान जो है वो थोड़ा 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 खस्ता हो रहा था। लेकिन एक 2 महीने के पगार आने के बाद में मैं सचमुच सोच में पड़ा था कि इज दिस ऑल वर्थ इट। मैं शांति से सह तो रहा था, अभी तक तो आदत भी हो गई थी, लोग भी बोल बोल के कंटाल गए थे, रुक भी गए थे, और मैं सोच रहा था कि अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो उसमें एक दिन मैं ऐसे ही मेरे मार्गदर्शक को मिलने गया और मैं बोला यार तू बोल तो रहा है कि ये मैं कंटिन्यू करूँ, न मैं एंजॉय कर रहा हूँ न वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां भी दे रही है, बट लोग भूलने को तैयार नहीं है। और ये ऐसे ही चलते रहा तो यानी कुछ होते बनते दिखता नहीं है। सो ही सेड 1 more month, 90 days, 3 months कंप्लीट कर, उसके बाद में आई विल अलाउ यू टू अप्लाई फॉर अदर जॉब्स। सो मैंने तीसरा महीना कंप्लीट किया, तब तक सिचुएशन काफी संभल गई कि मैं जो सोच रहा था कि इम्पॉसिबल है यहाँ जाना, वहां से अभी मेरे को वापस आदत हो गई थी, लोगों को भी मेरे आने की आदत हो गई थी। लेकिन मैंने सोचा यार अब चेंज देखने में हर्जा नहीं, बट दैट चेंज वाज नॉट फॉर मनी। वो जो मैं कोशिश कर रहा था दूसरी जगह पर जाने की, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, लेकिन अपने मन में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मेन उसका हेतु था कि अपना पास्ट जो है क्या मैं पीछे छोड़ सकूंगा। और अभी मैंने थोड़ी सी अमेंड्स कर लिए थे, जो छोटे मोटे पैसे लिए थे वो रिटर्न कर दिए थे, जो गाली गलोच या जो बदतमीजी मैंने की थी वो नलीफाई किया था, माफी मांगकर हो गया था। और 3 महीने के बाद में माय स्पॉन्सर अलाउड मी टू अप्लाई फॉर अदर जॉब्स। दोस्तों 3 महीने के बाद में जो नौकरियां मेरे सामने आई, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरा नया भाई होगा उसको ये टेम्पटेशंस आएंगे। मेरे को 3 जॉब आए। मैं एडवर्टाइजिंग लाइन में था, वो टाइम पे मुद्रा करके रिलायंस ग्रुप की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। मेरा नाम अच्छा था, भले मैं शराबी था लेकिन मेरा काम अच्छा था तो मेरा नाम भी अच्छा था। तो वहां से मेरे को अकाउंट डायरेक्टर का पोजीशन आया, और जो मैं ये पहले कंपनी में कमा था उससे 3 गुना ज्यादा पगार उन्होंने ऑफर किया। लेकिन जब भी मैंने मेरे मार्गदर्शक को बताया तो उसने बोला देख, वो लाइन में, वो इंडस्ट्री में तेरा नाम पूरी तरह से खराब है, हर एक जन जानता है कि तू शराबी है, और कोई भी तेरे साथ में बैठेगा डिस्कशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, तो बटलियां खुलेगी। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में शराब खुलेआम चलती है, और तू कब तक अपनी सोबराइटी बचा पाएगा। तो उसने साफ मना कर दिया, बोलते पगार 3 गुना हो या 5 गुना हो, वो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, तू अगर सोबर ही नहीं रह पाया तो इससे कोई मतलब नहीं। वो मना कर दिया।
दूसरा जॉब आया जो इम्पॉसिबल, मिलना भी इम्पॉसिबल था। 7 लेवल्स ऑफ इंटरव्यू करने के बाद में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का कॉर्पोरेट मार्केटिंग मैनेजर करके पोजीशन मिला। जबरदस्त पोजीशन था, बहुत अच्छा पर्क्स, सैलरी था, और मेरा काम ही था कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को, बड़ी कॉर्पोरेट्स को मार्केट करना। तो सभी जो ताज की इंडिया की प्रॉपर्टीज थी, कुछ बाहर की प्रॉपर्टीज थी, ये सबके ग्रुप पैकेजेस वगैरह कॉर्पोरेट्स को बेचना, ये मेरा जनरल पर्पस था। रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इतना सीनियर लेवल का पोजीशन मिल गया इतनी कम उम्र में। और मैं जब भी मेरे मार्गदर्शक को मिलने को गया, मैं खुशी खुशी से ऐसा मतलब पागल सा हो गया था कि मेरे को इतना बड़ा ब्रेक मिल गया सोसाइटी में, भगवान है मेरे मेरे पीछे खड़ा है, मैं मेरा भला करना चाहता है, वगैरह 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 थॉट प्रोसेस लेके गया। और उसने, मैं और मेरी बीवी दोनों गए थे, और उसने मुझे पूछा कि बोला बता मेरे को एक बात कि रोल क्या है तेरा। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है, ग्रुप के पैकेजेस जो है वो कॉर्पोरेट्स को बेचना। बोलता है यानी बेसिकली लाइजनिंग का काम है ना, यानी कंपनियों के मार्केटिंग मैनेजर्स या जो भी उनके लोग हैं उनको एंटरटेन करना ना। तो मैं बोला हाँ। तो मेरे कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट यानी होता क्या है, उनको शराब पिलाना, उनको खाना खिलाना, उनको होटल में बुला के टू लुक आफ्टर देयर नीड, यही करेगा ना। आई सेड आई सपोज सो। तो बोलता है अगर तू 5 स्टार होटलों में घूम रहा है और कॉर्पोरेट्स को शराब पिला रहा है और खाना खिला रहा है, तो तू बचेगा क्या? घर से दूर रह रहा है तो तू बच पाएगा क्या इससे? मैं बोला यार ये पनवती साला मेरे को वापस मना करता है कि क्या? मैं बोला बॉस यू डोंट नो व्हाट दिस जॉब इज, यू डोंट नो कितने लोगों की उम्मीद रहती है इस जॉब के ऊपर, ये मिलना यानी जिंदगी का लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो क्या बात कर रहा है? बोलता मेरे को वो से नहीं समझता है सर, मेरे को इतना समझता है कि दिस जॉब प्रोबेबली विल नॉट हेल्प यू स्टे सोबर। कितना पैसा मिलता है, कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, वो मैं नहीं जानता रे बाबा, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तू सोबर नहीं रह पाएगा ऐसा मेरे को स्ट्रांग डाउट है। यू विल नॉट बिलीव मी, लेकिन मेरे को भी सलाह, मेरे को एक तरफ लग रहा था कि यार ये इस हिसाब से तो मैं कोई भी नौकरी नहीं कर पाएगा। और तीसरी मुझे नौकरी आई, वो थी एक कंपनी का जनरल मैनेजर मार्केटिंग, जो कंपनी लॉकआउट में से बाहर निकली थी। कंपनी के मालिक ने अपना बंगला बेच के ये कंपनी दोबारा चालू की थी। 3 लेबर यूनियंस थी, और वो कंपनी का जनरल मैनेजर करके मुझे नौकरी मिली। और उसमें पगार, जो ये ताज ग्रुप का जो पगार था, उससे ऑलमोस्ट 30% लेस सैलरी था, और टेंशन था अगले महीने का पगार मिलेगा कि नहीं उसका भरोसा नहीं, ऐसी परिस्थिति थी। और मेरा स्पॉन्सर बोलता है तू ये जॉब ले, बोलता है। अरे वो बोले तू पगला गया क्यों? बोलता है ये साला, इसका 2 महीने का पगार मिलेगा कि नहीं मेरे को इसकी शाश्वती नहीं है, तू क्या बोलता है तू ये जॉब लेकर के और वो जॉब मना कर? बोलता है नहीं, मेरे को एक बात मालूम है कि ये कंपनी की समस्या छुड़ाने का प्रयास करते करते वो कंपनी की समस्या छूटेगी कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन तू शराब से दूर रहेगा। बोलता है बेवड़े को जब भी चैलेंज मिलता है ना, दैट चैलेंज शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। द वर्क, द जॉब शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। तो अगर तू जॉब एंजॉय करेगा, चैलेंज एंजॉय करेगा, काम एंजॉय करेगा, तो पैसा हजम कर पाएगा। तो अगर खाली पैसे के पीछे जाएगा, खाली प्रतिष्ठा के पीछे जाएगा, तो ना पैसा टिका पाएगा, ना प्रतिष्ठा हजम कर पाएगा, और काम बाजू में रह जाएगा, और तू अननेसेसरली दिमाग में तेरा तू चढ़ जाएगा, और दोबारा तेरे हाथ में शराब आएगी। Well, I didn't like that decision at all. But I discussed with my wife, and she said कि देख तेरे स्पॉन्सर को शायद सेल्स नहीं समझता है, शायद मार्केटिंग नहीं समझता है, शायद कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं समझता है, लेकिन उसको सोबराइटी समझती है, इतना तेरे को भरोसा है क्या? मैं बोला है, इसके लिए तो स्पॉन्सर लिया है उसको। तो बोलता है फिर सुन ना उसका, देखेंगे 4-6 महीने जाने दे, साल भर जाने दे, नौकरी तो मिलते रहेगी, तेरे पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, नौकरी तो मिलेगी ना, बट कंसोलिडेट योर सोबराइटी फर्स्ट। और दोस्तों मैंने वो फोन करके वो ताज ग्रुप वाला जॉब जब डिक्लाइन किया,
तो ऑलरेडी मेरा ऑफिस अलॉट हो गया था, सेक्रेटरी अलॉट हो गई थी। वो दैट लेडी, शी वॉज अ पारसी लेडी, वो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ये जॉब को मना कर रहा हूँ। शी वॉन्टेड टू नो कि ऐसा कौन सा जॉब मुझे मिला है कि मैं ये जॉब को मना कर रहा हूँ। अब मैं उसको क्या बोलूं कि एक दीवालखोर कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ ताज ग्रुप को मना करके, मैं बोल नहीं सका उसको। मैंने बोला नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं मैंने मेरी प्रायोरिटीज कुछ अलग है फिलहाल वगैरह। नो नो नो, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, प्लीज गिव अस इन राइटिंग, वी वुड लाइक टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग वगैरह वगैरह। अरे नथिंग वेंट रॉन्ग, एवरीथिंग वेंट राइट फ्रॉम योर साइड। व्हाट वेंट रॉन्ग वाज माय अल्कोहलिक माइंड एंड आई हैड टू लर्न टू लिव विथ माय अल्कोहलिक माइंड। सो दोस्तों, ये जो शराबीपन जो है, ये जो अल्कोहलिज्म जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे ईगो में डिसाइड करता है, जो मेरी पर्सनालिटी में डिसाइड करता है, उसके लिए सॉल्यूशंस थोड़े अनकॉमन होते हैं। तो पैसे को चेस करना या प्रतिष्ठा को चेस करना या जो भी दुनिया की नजरों में सक्सेस की डेफिनेशन है, उसको चेस करके शायद मिल भी जाए, लेकिन उसको शायद हजम करने की क्षमता वो टाइम पे अर्ली सोबराइटी में नहीं रहती। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपने मार्गदर्शक लिया है तो उसके साथ में पूरा डिस्कस करें प्रोज एंड कॉन्स कि आप जो भी करने जा रहे हो उसके पीछे आपका हेतु क्या है और रियली इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपके लिए। तो जैसे मैंने वो टाइम पे काम को इम्पोर्टेंट समझा, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ गया, प्रतिष्ठा बाद में ऑटोमेटिकली आ गया, सब कुछ आ गया, क्योंकि जो काम के पीछे में लगे मेरे को मालूम था मैं अगर नहीं करूंगा तो साला पगार नहीं मिलेगा और दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर ये मिला हुआ जॉब भी मैं हाथ से घर डालूंगा या ये कंपनी डूब जाएगी तो मेरे को मार्केट में बिल्कुल रेपुटेशन मेरी खलास हो जाएगी कि इसको कौन नौकरी देगा, इसके होते हुए कंपनी डूब गई। तो मेरे को सो आई वॉज फाइटिंग नॉट फॉर दैट कंपनी सर्वाइवल, आई वॉज फाइटिंग फॉर माई सर्वाइवल। मैं अपनी सर्वाइवल के लिए जगह रहता हूँ। उस चक्कर में मेरा अल्कोहलिज्म पीछे रह गया और मेरा पूरा फोकस जो है वो मेरी सोबराइटी के साथ मेरा काम पे और मेरी करियर बिल्डिंग पे आ गया। सो आई डोंट नो वेदर दिस एक्सपीरियंस हेल्प्स यू गाइस, बट इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो बहुत जल्दी पैसे के पीछे भागना शुरू करते सोबराइटी में। जो जो पीने के टाइम पे जो खड्डे बना के रखे हैं वो बहुत जल्दी बुझाने की कोशिश में लगे रहते। उनके लिए मेरा इतना ही सुझाव है कि टेक इट इजी। पैसा कमाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन सोबराइटी में इन्वेस्ट करने के लिए शुरुआत का जो 6-8 महीना है, साल भर है, ये बहुत अहम है। क्योंकि अगर सोबराइटी की बुनियाद पक्की नहीं है तो ऊपर बने हुए महल गिरने में वक्त नहीं लगता है। हमारा एक ओल्ड टाइमर है रिवाइवर ग्रुप का, उसके स्पॉन्सर ने 1 साल उसको 1000 रुपए के ऊपर का जॉब नहीं लेना, ऐसा उसको ये रिस्ट्रिक्शन डाला था। और ये बंदा ही कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, वेरी एफ्लुएंट फैमिली, वेरी वेल टू डू फैमिली। जो भी नौकरी करनी है कर, लेकिन महीने के 1000 रुपए के ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कंडीशन उसके मार्गदर्शक ने डाला था। और वो ऐसे ही मैं जैसे गालियां देता था वैसे ही गाली देता था। लेकिन दोस्तों आज मेरे से भी वो 1-2 साल सीनियर है। आज वो शायद 350-400 करोड़ का मालिक है दोस्तों, और वो हाजमा आ गया है उसको, वो पैसे को हजम करना सीख गया। So it is important to be able to digest your success, and that's why sometimes your sponsor कभी कभी आपको जरा थोड़ा सा धीमे कदम चलने के लिए बोलते हैं। I hope I have managed to answer your question. जी, थैंक यू सो मच कृष्ण भाई। नेक्स्ट जो मेरे साथ भी हुआ और काफी मेंबर्स के साथ में होता है कृष्ण भाई की बहुत बहुत सारे टाइम कर्जे रहते हैं। आपने भी अपनी शेयरिंग में बोला कि कर्जे रहते हैं, और जैसे ही मैं सोबर हुआ तो मुझे यही डर था कि यार अब मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, या मेरे कर्जे हैं और मेरे को अपने कर्जदारों को फेस करने में डर लग रहा है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? एक नया शराबी है और जो सोबर हुआ है और बहुत सारे कर्जे हैं उसके ऊपर, चिंता गिरी हुई है उसको। जी, तो मेरा अनुभव ये है कि 2 प्रकार के कर्जे होते हैं। एक होता है जो स्ट्रक्चर्ड कर्जा होता है, यानी कि
बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिट कार्ड है, इनका हैंडलिंग अलग तरीके से होता है। और जो पर्सनल होते हैं, यानी चाचा से लिया, मामा से लिया, भाई से लिया, ये जो है दोस्तों से लिया, कंपनी में से लिया, ये अलग होते हैं। ये जो पर्सनल लिए हुए जो कर्जे होते हैं, जहां रिलेशनशिप्स दाव पे लगी हुई रहती है, और ये लोग बेसिकली मुझे चाहने वाले लोग होते हैं। दे वांट मी टू गेट बेटर, दे वांट मी टू गेट वेल। उनको मालूम रहता है, जब भी उन्होंने पैसा भी दिया तभी भी उनको मालूम रहता है कि ये शराबी बन चुका है, उसकी हालत गंभीर है, फिर भी मेरे दोस्ती या मेरे प्यार के खातिर वो मुझे देते हैं, क्योंकि दे वांट टू सी मी गेट बेटर। तो ये लोग जो है, इनको मैं जाकर मिलता हूँ और प्रामाणिकता से उनको व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मेरे आपातकाल में जो मदद की, उसके लिए मैं दिलो जान से मतलब उनका आभारी हूँ। लेकिन मैं उनको रिटर्न करना चाहता हूँ, पैसे उनकी पै में चुकाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अभी अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके मैं आपका जरूर चुकता करूंगा। तो ये जो भाषा है, ये इनके साथ में चल जाती है। ये लोग रुकने के लिए तैयार होते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैं अगर 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया भी महीने का रिटर्न करने का तैयार करता हूँ, या लमसम 6 महीने के बाद में 5-10 हजार रुपया दे के आता हूँ, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये जो है, ये अमेंड्स के साथ में ये धीरे धीरे होते रहता है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। कई सारे करीबी, मेरे बहुत ही करीबी जो लोग थे, उन्होंने तो पैसा लेने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ही बोल दिया कि तू ठीक हो गया, हमने लाखों पा दिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए हमको। वो 5-10 हजार दिए, वो भूल जाए। तो ऐसे भी लोग नसीब होते हैं। लेकिन अभी आते हैं जो स्ट्रक्चर्ड बोरोइंग है उसकी तरफ। उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे होते हैं ये पठान, गुंडे, मारवाड़ी, जो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर लिए हुए जो कर्जे होते हैं। तो मैं फॉर्चुनेटली वो कर्जों में नहीं फंसा, लेकिन मेरे कई सारे स्पॉन्सर्स के साथ में मैंने इस विषय में काम करते हुए देखा कि ये जो कर्जे होते हैं, ये बड़े महंगे और बड़े भारी पड़ने वाले कर्जे रहते हैं। और ये लोगों को एक्चुअली उनके कर्जे वापस लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती है। उनको वो जो बड़ा ब्याज जो तुम्हारे को चार्ज करते हैं, और उस चक्कर में और जो भी तुम्हारे पास से ले सकते हैं, उसमें उनको ज्यादा दिलचस्पी रहती है। तो यूजुअली आई एडवाइस, मैं अपने स्पॉन्सर्स को या न्यू कमर्स को एडवाइस करता हूँ कि जहां बैंक्स की तरफ से फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले जो टाइप के कर्जे है, वो अगर कुछ मिलता है तो वो लेके ये मारवाड़ी या जो पठानी टाइप की जो कर्जे है, ये पहले सेटल करना है। क्योंकि लिटरली 10% पर मंथ वगैरह वगैरह जैसे इंटरेस्ट वाले कर्जे हमारे भाइयों ने लिए हुए मैंने देखे हुए हैं। और ये तो ऐसा है कि जितना तुम कमाओगे उससे दुगना तुम दोगे तो भी तुम्हारा कर्जा कभी निपटने वाला नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके अगर हम लोग किसी कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि बड़ी बैंक तो कोई पैसा देगी नहीं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में थोड़ा सा पेरेंट्स का या फैमिली का सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत कर्जा लेके ये पठान करके कर्जे जो है, और ये हाई इंटरेस्ट वाले प्राइवेट लोन है, उनमें से सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए। अभी इनमें से बाहर निकलने के बाद में द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कर्जे जो होते हैं वो है क्रेडिट कार्ड के लोन, क्योंकि ये भी काफी महंगे होते हैं, और उसका जो पेनल्टी और एस्केलेशन और वो सब जो उस बहाने वो जो मूल रकम की दुगुना तिगुना रकम हो जाती है। बट क्रेडिट कार्ड पे या बैंक्स के साथ में निगोशिएट किया जा सकता है। उनको बताया जा सकता है कि भाई मेरी अभी नौकरी नहीं है और मैं बहुत टाइम से नहीं है और मैं देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें लीगली इफ यू एक्सप्रेस अ डिजायर टू पे, दे रियली कांट डू एनीथिंग। ऐसे कई केसेस हमें पता है कि जहां कोर्ट में भी केस गई हुई है, और जहां हमारे भाई ने बोला हुआ है कि मेरी देने की प्रामाणिक इच्छा है, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी नौकरी नहीं रही है पिछले साल भर से। तो ऐसे में मोरेटोरियम ग्रांट होता है, और एकदम मामूली रिपेमेंट में, और
इंटरेस्ट वेव करके खाली प्रिंसिपल रिपेमेंट वगैरह ऐसे टाइप के जजमेंट्स पास होते हुए हमने सबने देखे हुए अनुभव किए। और ये कार्ड कंपनीज को भी पता रहता है कि अगर वो ज्यादा पकड़ के रखेंगे और ये अगर कोर्ट में जाएगा तो वो लूज करने वाले हैं। एंड तुमने अगर सिर्फ इतना बताया कि मेरी देने की इच्छा है लेकिन मैं फिलहाल नहीं दे पा रहा हूँ, तो कोर्ट तुम्हारी तरफ से निर्णय लेता है, ये सबको ही पता है। तो वकील लोग भी यही एडवाइस करते हैं। सो नोबडी वांट्स टू गो इन द फॉल्ट। तो इसके लिए वो अगर आप उनके साथ में निगोशिएट करते हो तो दे आर यूजुअली रेडी टू गिव यू इंटरेस्ट वेवर, पेनल्टी वेवर, ये वेवर करके छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में रिपे करने का एक अमाउंट फ्रीज करके, समझो अभी ₹1,00,000 मेरा ओवर ड्यू है, तो इंटरेस्ट वेव करके ये ₹1,00,000 फिक्स है और ये आप इस हिसाब से रिपे करोगे, इस टाइप के डील्स होते हैं। सिमिलरली बैंक्स के पास से भी इसी प्रकार से हैंडलिंग होता है। जो ब्रांच मैनेजर है उसके सामने सीधा बैठने का, उसको तुम्हारे अल्कोहलिज्म वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको तुम्हारे जॉबलेसनेस से मतलब है। और तुम अगर बोलोगे कि मेरे गारंटर्स, क्योंकि विदाउट गारंटर्स हमने गारंटर्स को भी इन्वॉल्व किया रहता है, यूजुअली ये फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं, भाई या करीबी दोस्त यही लोग रहते हैं। तो अगर हम लोग बोलते कि जस्ट आई नीड सम मोर टाइम और मैं करना चाहता हूँ, तो ऑल ऑफ दीज पीपल आर विलिंग टू हेल्प। दे गिव यू अ मोरेटोरियम, दे गिव यू एन एक्सटेंशन, थोड़ा सा लंबा पीरियड देते हैं रिपेमेंट के लिए। क्योंकि ये कॉमन है, ये सिर्फ शराबियत से नहीं, ये जॉबलेसनेस से या मार्केट में किसी भी वजह से, नौकरी जाने की वजह से ये होने का रेशियो जो है वो काफी हाई होता है और उसमें निगोशिएशंस होती है और डिलेड पेमेंट का भी मार्ग निकलता है। और अगर समझो मुझे अच्छी नौकरी लग जाती है, कुछ समय के बाद में मेरी दोबारा इनकम चालू हो जाती है, एंड इफ आई स्टार्ट रिपेइंग, इसमें एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग ये निगोशिएट करके सेटल करते हैं तो हमारा जो बोरोइंग का जो स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मतलब वी बिकम हाई रिस्क बोरोवर्स। तो हमारे को उसके बाद में कोई क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार नहीं होता या लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ये परमानेंट स्थिति नहीं रहती है, तो वी कैन करेक्ट इट। जैसे हमें नौकरी मिलती है वैसे हमें जाके अपना जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। हर साल के बाद में जब भी हम लोग रिपेमेंट्स करते हैं और ये होता है तो बैंक के पास से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो रेटिंग एजेंसीज रहती है वहां पर भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन और ये देके अपने आप का रिकॉर्ड, अदरवाइज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको आगे दोबारा क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा या आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो ये करेक्शन करना ये जरूरी होता है। नॉर्मली विद इन 3 years ऑफ रीपेमेंट ऑफ योर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स तुम्हारा जो क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट स्टैंडिंग है, वो फुल्ली नॉर्मल हो जाता है। तो धीरज रखना पड़ता है, थोड़ा समय जरूर जाता है, लेकिन ये सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है। अब कितना बड़ा मैंने कर्जा किया हुआ है इसके ऊपर भी इसका फर्क है, और मैं रिकवरी में मैं क्या करता हूँ, मेरी अर्निंग सोर्सेस क्या है, उसके ऊपर भी ये रिपेमेंट का फर्क पड़ता है। जैसे कि मेरे एक स्पॉन्सर थे जो बैंकरप्ट हो गए और उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी और उनका जो भी पैसा वैसा था, वो प्रॉपर्टी वगैरह थी, सब अटैच हो गई। इस हालत तक गई कि रहता हुआ घर भी उनका अटैच हो गया, यहाँ तक परिस्थिति आ गई। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हम लोग यू टर्न भी लेते हैं। उन्होंने कुछ नया काम शुरुआत किया और वो काम में से इतना उनको यश आया कि वो पूरा का पूरा उन्होंने 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर सब कुछ छुड़ा के आज वो दोबारा बहुत अच्छी परिस्थिति में, फाइनेंशियल स्टेटस में, यहाँ तक के अपना रहता हुआ घर, एक बड़ा घर है, एक हॉलिडे होम दूसरी जगह पे लिया हुआ है। तो फाइनेंशियली अभी वो बहुत स्ट्रांग है। यानी विश्वास नहीं होता कि 10 साल पहले ये आदमी बैंकरप्ट था, आज अगर आप उनकी परिस्थिति देखोगे तो विश्वास नहीं होता। सो वी आर अल्कोहलिक्स आर ऑलवेज थोड़े से एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं। जब हमारा दिमाग काम करने लगता है और हम सीधे मार्ग से काम चलाना शुरू कर देते हैं
तो पैसा आता भी है हमारे पास में झट से, प्रमोशंस भी हमारे जल्दी जल्दी होते हैं, जो भी लॉस्ट टाइम है वो काफी तेजी से भी हम लोग भर पाते हैं। लॉस्ट प्रमोशंस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज भी हम दोबारा पा लेते हैं। थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा धीरज रखने की देरी होती है, सब कुछ ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार पुनः अनाउंस करना चाहूंगा, यदि आपके कोई भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई पारिवारिक दिक्कतें हैं या डिसेबिलिटी में, यदि आपके इसके ऊपर कोई भी प्रश्न है, स्वागत है आपका। हैंड रेज कर आप प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और कृष्ण भाई आपसे भी निवेदन करूंगा, यदि हम आंसर्स को 5 से 7 मिनट के इसमें रखें तो हम अधिक से अधिक प्रश्न भी ले पाएंगे, सेशन का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। राजेश भाई आपका माइक अनम्यूट हो रहा था, 2 बार अनम्यूट हुआ, आपका कोई प्रश्न है? जी राजेश भाई। नहीं है सर, मेरा तो म्यूट था। आई एम एक्चुअली म्यूट। राजेश भाई का, एक राजेश भाई जुड़े हुए थे। ये राजेश के नाम से एक मेंबर जुड़े हुए हैं, तो माइक अनम्यूट हुआ था आप जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि दोस्तों मेरा नाम राहुल है, शराबी हूँ। तो जैसे कि जो पुराने जो लोग रहते हैं, पुराने जो जूनियर लोग रहते हैं, उनका उस समय में जैसा मैंने हिस्ट्री लिया तो मेरे मम्मी जो है सौतेली माँ के हाथ के नीचे वो पल के बड़ी हुई है, ना एजुकेशन मिला है, उसको दुख ही दुख मिला है। तो अभी क्या होता है कि सोसाइटी में हम घर से बाहर भी निकले थे पहले 2-1 साल, और वापस दुनिया वालों ने बोला भाई एक अकेला लड़का है तू, और तो मेरे को बहुत खराब लगता था कि सही बात है इन्होंने सर्वाइव किया है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्या है, अभी भी घर में झगड़े इतने सालों के सोसाइटी के बाद भी, मियाँ बीबी के यानी वाइफ के और मम्मी के झगड़े, और वो लोग कोई सुनने के लायक ही नहीं रहता। मेरा तो एक्सेप्टेशन आ गया, मैं तो अभी एक इधर से सुनता हूँ उधर से छोड़ देता हूँ, लेकिन नए न्यू कमर्स को इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसा अभी सोसाइटी में आने के बाद शादी हुआ बंदा है, या 1-2 साल की शादी के बाद हुआ उसका अल्कोहलिज्म चालू हुआ और उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। यानी कि क्या होता है, मेरा सोसाइटी में शादी हुआ है, तो ऐसे बहुत से लोग अभी यंग पीपल आ रहे हैं अल्कोहलिज्म में, और उनका सोसाइटी में शादी हो रहा है अभी। तो ऐसे लोगों के क्या है, फैमिली में सब वो जूनियर लोग बहुत परेशान करते हैं। तो कभी कभी संयम तो टूटता नहीं है, लेकिन अभी मुझे समझ गया, मैं तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन नए लोगों के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई जी। कृष्ण भाई प्लीज। तो बेसिकली सवाल मुझे समझ में नहीं आया। मैं ऑब्जर्वेशन ये देख सकता हूँ कि हाँ, लेकिन जहाँ सास और बहू है वहां पर थोड़ी बहुत अनबन तो बननी है। जहाँ कहते हैं कि किचन है तो बर्तन को बर्तन तो लगना है, तो ये तो चीजें होती रहती है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं वो झगड़ा करके भूल भी जाते हैं, लेकिन हम शराबी ऐसे है कि वो चीज को दिमाग में पकड़ के हम लोग उसको रिजाइनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरा तो, मैं जो अपने नए भाई है उनको हमेशा सरेंडर टू विन, यानी आप बीवी को बताओ कि मेरे से गुस्सा सहन नहीं होता यार, प्लीज मेरी मदद कर, क्योंकि मैं इसमें करूंगा तो मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाऊंगा, उससे तुमको भी तकलीफ होगा और मम्मी को भी तकलीफ होगा। सेम वे, मम्मी ने तो तुम्हारा अल्कोहलिज्म देखा हुआ है। अगर मम्मी को जाके आप बोलोगे कि तू तो जानती है कि मैं इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव हूँ, वीक हूँ, मैं समझा नहीं पाता हूँ और मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं सादा सॉरी नहीं बोल पाता हूँ, तो अगर मैं कुछ करने को जाऊंगा तो वो भलता ही उसका रूप हो जाएगा। उससे बेहतर है आप दोनों ही समझ लो, मुझे अगर इसमें ना उलझाओ तो बेटर है। बेसिकली इफ यू सरेंडर टू अ सिचुएशन, पीपल रियलाइज दैट तेरे को बोल के प्रॉब्लम कम होने के शायद बढ़ने जैसा है, ये जब भी उनको रियलाइज होता है तो लोग तुमको ज्यादा उलझते नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल,
मेरे भी घर में अभी इतने सालों के बाद में भी मेरी 90 साल की माँ है और मेरी 35 साल सोबर बीवी है। इसके बावजूद घर में तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों किया, ये सब चीजें तो होते रहती। तो मैं दोनों की तरफ से बात करता हूँ। जब ये माँ बोलती है तो माँ की तरफ से बात करता हूँ, जब बीवी बोलती है तो बीवी की तरफ से बात करता हूँ। उनको बेसिकली कोई तो भी सुनने वाला चाहिए रहता है, उनको कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए रहता है। दे आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग देयर ओन सोल्यूशन, but they need somebody to listen to them without giving them advice, without passing a judgment on them, and we just have to be available to them. और अगर हम लोग एक की तरफ से दूसरे के साथ में झगड़ा करने जाएंगे तो सिचुएशन बद से बदतर होगी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि हम अपने सिचुएशंस को पहले ही कभी सोशल अवेयरनेस तो इतना कभी हमारे में था नहीं, और सडनली अभी नई नई सोबराइटी में अगर ये सब चीजों का बोझ हमारे ऊपर आने लगेगा तो मोस्ट लाइकली वी विल लूज आवर टेम्पर, वी विल लूज आवर कूल, और हम लोग कुछ ऐसी बात बोल बैठेंगे या कर बैठेंगे जिसको बाद में रिग्रेट करना होगा, और फिर बाद में उसको रिपेयर करने में ईगो बीच में आएगा और वो तकलीफ देगा। उससे बेटर है सरेंडर और बोलो कि मैं केपेबल नहीं हूं ये सिचुएशन हैंडल करने का, आप दोनों आपस में सुलझ लो। आई थिंक दैट वर्क्स बेस्ट। जी, थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू वंस अगेन पोषण भाई। तो पोषण भाई, यदि मैं इस तरह भी ऐसा पूछे कि मैं तो समझ गया हूँ, पैसे का इम्पोर्टेंस भी समझ गया हूँ, अपना बहुत ध्यान से मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन घर वाले जो है वो खर्चीले हैं और बहुत सारी डिमांड्स है, और मैं समझाता भी हूँ कि अभी ये सब मेरे बस की बात ही नहीं है, तो इसमें वो नाराज हो जाते हैं, मुझे बेचारापन फील होता है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी सोब्रिटी कैसे मेंटेन करूँ और उनको भी कैसे समझाऊं? सो बेस्ट थिंग इज पार्टनरशिप। मैं आपको जब भी मेरी अवस्था थी, मैं दोस्तों सोब्राइटी के 1 महीने में मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। हम लोग अंधेरे में रहते थे, भाई के पास रहते थे, और 1 महीने के अंदर मेरे भाई ने बोल दिया कि भाई अभी तो तू सोबर हो चुका है, इतने समय तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं था, तो मैंने तेरे फैमिली को भी संभाला और तेरे को भी संभाला, लेकिन अब तो तू ठीक है, तो तू अपना अपना देख। फॉर्चुनेटली मेरा थाने में घर था, तो मैं, मेरी बीवी और मेरा 1 साल का बच्चा, हम लोग थाने में रहने को आ गए विथ एब्सोल्युटली नथिंग। यानी पूरा हमारा संसार एक काइनेटिक होंडा और एक 3 व्हीलर टेम्पो में हम लोग लेके आ गए। न घर में टीवी था, न फ्रिज था, न डाइनिंग टेबल था, न कुछ नहीं था। धीरे 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 सब चीजें इकट्ठा करनी थी। तो इट वॉज अ ट्रू एक्ट ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बीवी को बोला, देख यार, मेरे पास तू तो जानती है कि अपने पास क्या है और क्या नहीं है। अभी अभी थोड़ा सा पगार हाथ में पूरी तरह से आने लगा है। 1 साल का बच्चा था, तो बच्चे के खर्चे थे, और उसमें से हम लोग क्या करते थे कि हर एक चीज का एक एनवेलप बनाते थे कि ये दूध का खर्चा, ये ग्रोसरीज का खर्चा, ये इस चीज का खर्चा, और वो हर एनवेलप में वो महीने की शुरुआत में पगार के टाइम पे उसमें पैसे डाल देते थे, और हर एनवेलप में 100 की पत्ती तो भी कम से कम बचे, इसका प्रयास करते थे, क्योंकि उतनी टाइट पोजीशन थी, और थोड़ा बहुत सेविंग भी करना था, थोड़े बहुत कर्जे भी रिटर्न करने थे। तो इस प्रकार से हमने शुरुआत की, और मैंने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखी थी मेरे पत्नी के हाथ में कि ये मेरा सैलरी है, इसमें से इतने पैसे रिपेमेंट में जाने हैं, इतने बचे पैसे हैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, इसमें तेरे को देख जो समझ में आते। तो महीने की शुरुआत में बैठ के ये हम लोग एनवेलप्स बनाते थे, जो बचे हुए पैसे है वो मेरे बीवी के पास रहते थे। सो मेरी एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन ये मेरे पत्नी को पता थी, और वही प्लान करती थी। मुझे याद है कि 6 महीने के सोबराइटी के बाद पहली दफा उसने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया था। कोई खास नहीं, हम लोग यहीं से करीब सापुतारा गए थे। 5,000 रुपए का वो हॉलीडे था, लेकिन मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा वो 5,000 रुपए में 3 दिन 3 नाइट्स 4 डेज का सापुतारा का ट्रिप करके आए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला था, सोबराइटी में एक हॉलीडे करके आया था, और
और इतने कम पैसे में भी हम लोग इतने सारी एंजॉयमेंट कर सके, ये अनुभव लिया था। सो व्हेन यू शेयर, व्हेन यू से के यही है, ये मैं हूँ, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी कमाई है, ये तू ही संभालो और इसमें से तू ही जो समझती है वो देख। तो जब ये जिम्मेदारी आप किसी के ऊपर दे देते हो तो उसके साथ में वो व्यक्ति को वो मतलब अथॉरिटी दे देते हो तो उसके साथ में उसको जिम्मेदारी भी आ जाती है। ये मेरा अनुभव है। ऐसा बहुत कम होता है कि मैंने दिए हैं और कब जाना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। समझ आता हूँ। हाँ। सो कभी कभी, लेकिन उसकी दूसरी साइड ये है कि मैं अच्छा कमा रहा रहता हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर का माइजर जाग जाता है। अभी मेरे मन में जो सेविंग के प्लान्स है, मेरे मन में जो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है, उस चक्कर में मैं फैमिली को सोबरिटी में अच्छी कमाई करते हुए भी डिप्राइव करने लगता हूँ। तो जब भी डिप्राइवेशन होने लगती है तो फिर लोग मेरे से छीनना शुरू करते हैं और मेरे जो प्लान बनाए हैं उसके विपरीत उनका प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो जब भी ऐसा होता है कि मेरे न चाहते हुए भी खर्चे हो रहे हैं या प्लान हो रहे हैं या उनकी उम्मीदें बढ़ रही है, उनकी अपेक्षा बढ़ रही है, तो इट इज टाइम टू रीथिंक फॉर मी माई सेल्फ के हैव आई बीन कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। मैं क्या अपने फैमिली के साथ में पूरी तरह से खुली चर्चा कर रहा हूँ? क्या मेरी आमदनी और मेरी सेविंग्स की चिंताएं और मेरे जो प्लान है ये मैंने उनके साथ में शेयर किया है? क्या मैं जरूरत से ज्यादा कंजूस बन चुका हूँ और लोगों की समस्याओं, लोगों की इच्छाओं को मार रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओन इनसिक्योरिटीज? तो दीज आर टाइम टू टाइम चेक करने वाली सिचुएशन होती है। जैसे मेरा बिजनेस अच्छा सा चलने लगने के बाद भी मुझे ऐसे लगता था कि बिजनेस को हमेशा ज्यादा पैसे लगने वाले, मुझे इसके पैसे देने, मुझे उसके पैसे देने, मैं नहीं दे सकता। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने और मेरी बीवी ने मेरे को बोला कि भाई तू एक काम कर, तू मुझे कितने पैसे दे सकता है? तो एक अमाउंट हमने तय की, बोलते मेरे को 1 तारीख को उतना पैसा पगार जैसा तू दे दे, उसके बाद में तेरे को मैं नहीं पूछूंगी, उसके बाद में तू तेरे सप्लायर्स को तेरे जो भी प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट है, सब करते रहना, वो जो पैसे है उसके ऊपर पूछने का नहीं तूने क्या किया। तो उसके बाद में उसी में से उसने सेविंग करके जो भी घर की चीजें थी या जो लेने थे या ट्रैवल था या जो भी है वो उसने उस हिसाब से करना प्लान कर दिया। धीरे धीरे जैसे अच्छे दिन आ गए वैसे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, बट शुरुआत में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर डायलॉग इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई। नेक्स्ट श्रीकांत भाई का निवेदन है। स्वागत है श्रीकांत भाई, आपका को परफॉर्म दिया है। और दोस्तों निवेदन करूंगा जो आपके प्रश्न है आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने माइक का कृपया ध्यान रखें। मेरी आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर श्रीकांत भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव श्रीकांत। भैया मेरे साथ की कहानी ये है, मैं अक्टूबर में ए में आया था। इसके बाद में अंदर बार हो रहा हूँ। पहली बार मतलब करीब ए में आने के बाद रेगुलर मीटिंग करने के बाद में लगभग 1.5 महीने मेरे को हुए हैं अभी रिकवरी से। और ये शराबियत के कारण मेरे पिछले मतलब 2-3 साल में 4 बार अच्छी खासी बड़ी नौकरी गई है, बहुत हैवी सैलरी पर। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? एक अच्छे इंटरव्यूज का वेट करना चाहिए या छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लेना? यानी छोटा मोटा काम, यानी आप बिजनेस की बात कर रहे हो? बिजनेस नहीं, यानी जैसे जॉब में करता था पहले, इंडिविजुअल प्रोफाइल वाला होता था, खुद का काम 20-22 हजार रुपए 25 हजार रुपए से स्टार्टर रहता है हम लोगों का। लेकिन मैं जिस प्रोफाइल में गया था तो 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए से भी एनुअल पैकेज तक चला गया। लेकिन वैसे पैकेज में जब से गया हूँ पिछले 2-2.5 साल से, तो रेगुलर मेरे जॉब से जा रहे हैं। 3 महीना चलता हूँ, कहीं 5 महीना चलता हूँ, कभी 6 महीना चलता हूँ, फिर वो कहीं ना कहीं उन लोग मेरे को निकाल देते हैं। हो सकता है कि शराबियत वगैरह मेरा दिमाग कमजोर हो गया, प्रॉपर में चल नहीं पा रहा हूँ, जो भी उसके कारण भी है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? रीस्टार्ट करना चाहिए कि वेट करना चाहिए सेम पोजीशन पे? तो मैं आपको जनरलाइज आंसर नहीं दूंगा। आपको आपने स्पॉन्सर पे लिया ही होगा, नहीं अभी नहीं लिया हूँ। मार्गदर्शन लिया है कि नहीं? नहीं लिया हूँ अभी।
तो आज मीटिंग पूरा होने से पहले किसी को एक मार्गदर्शक ले लीजिए, क्योंकि जब भी रिकरिंग प्रॉब्लम होता है तो उसका मूलभूत जो समस्या होती है वो कुछ और होती है। तो इफ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ देम। अभी कैसा होता है मैं बताता हूँ। समझो आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, ये सपोज 10 लाख रुपए एनुअल पैकेज के वर्दी है। तो थोड़ा सा धीरज रखोगे तो अलग अलग जगह पे फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके, अलग अलग जॉब साइट्स पे कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो हो सकता है 10 लाख के बदले 8 लाख की या 9 लाख की या 7 लाख की नौकरी उसी टाइप के रोल की, उसी टाइप के पोजीशन की मिल जाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म डैमेज करियर को नहीं होगा। लेकिन अगर लाख रुपया महीना कमाने के बजाय आप अगर 20-25 हजार वाला छोटा मोटा काम करके अगर चला रहे हो तो आप बिजी तो उतने ही हो जाओगे, जितना लाख रुपए के जॉब में होते, लेकिन कमाई आपकी 25,000 आ जाएगी। तो ना आपके पास समय रहेगा, आप उतने ही थक जाओगे, और ना आपके पास पैसा रहेगा, और ना आपके पास उतनी बैंडविड्थ रहेगी कि वो 10 लाख रुपए के जॉब के लिए दोबारा अप्लाई कर सको। सो मैं नहीं सजेस्ट करता टू सेल योर सेल्फ शॉर्ट। अगर आप में काबिलियत है और फिर भी आपके 3-3, 4-4 महीने में नौकरियां छूट रही है, तो देर इज अ डीपर रीजन फॉर दैट। आई थिंक आप जब स्पॉन्सर लेंगे और उनके साथ में आपकी वर्क हिस्ट्री का आप जरा थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोल बच्चन होते हैं, बोल के नौकरी तो हासिल कर लेते, लेकिन वो नौकरी को पूरा करने की काबिलियत उनमें नहीं रहती है। तो वो दिखाते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन जॉब लेने के बाद में वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो वो जो जॉब है वो रिजल्ट नहीं दिखाने की वजह से चली जाती है। उसका अल्कोहलिज्म से सवाल नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी की रेस में हम लोग अपने आप को ओवर सेल करते आते। मेरी काबिलियत होगी 5 लाख रुपए के काम की और मैं 10 लाख रुपए की नौकरी के लिए मैंने प्रेजेंटेशन करके इंटरव्यू देके जॉब तो पा ली, लेकिन ना मेरी पात्रता है, ना मेरा अनुभव है, ना मेरा वैसा शिक्षण है, तो वो जॉब को टिकाना मुश्किल ही हो जाएगा। और वो मेरा जो पर्दाफाश हो जाता है 4-6 महीने में, तो मुझे वो जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तो कारण क्या है आपकी नौकरियां जाने का, ये मैं नहीं जानता हूँ। तो आपने किसी के साथ में दीर्घ चर्चा करनी जरूरी है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि वैसे भी सोबराइटी के हिसाब से, आपकी सेरेनिटी के हिसाब से, आपकी फैमिली रिलेशनशिप के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से पहले मार्गदर्शक लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो पहले वो ले लीजिए, यानी ये जो बार बार पीना जो हो रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सिद्धांत भाई। ओके दोस्तों, कोई हैंडरेज नहीं है तो प्रश्न भाई जी हैंडरेज हो गया। मनीष भाई जी स्वागत है आपका। सर 1 मिनट, मेरा एक प्रश्न है। अपन भाई अब बने रहिए, इसके बाद में आप पूछ लीजिए, चलेगा? पूछ रहे। थैंक यू मनीष भाई, स्वागत है आपका। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है, मैं शराब। मेरा प्रश्न ये था कि मैं अभी जब से शराब पीना कम किया या बंद किया, 2-3 महीने मुझे हुए हैं, 2-3 बार, तो मेरा ना 2-3 इंस्टॉलमेंट LIC का गिरा हुआ था। तो मैं भी अपने एजेंट को ना थोड़े थोड़े रकम करके पैसे देना स्टार्ट किया हूँ। 7-8 हजार रुपये घट रहे, 45,000 मुझे भरने को। और उसका जो नॉमिनी है ना, वो मेरी स्टेप मदर है, और मुझे उसके ऊपर जो है ना, मेरा उल्लत जो है, मेरा सबसे अधिक इसके ऊपर है। इसके चक्कर में मैं LIC भी नहीं भर रहा था, उसके चक्कर में मैं शराब भी पी रहा था। तो मैं BCom का स्टूडेंट हूँ और टीवी सीरियल पिक्चर लाइन में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता हूँ, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो मैं ये कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ या फिर मुझे LIC ब्रेक कर देना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि पैसे बच रहे हैं कि चलो इसमें ही भरते जाओ, क्या पता कभी किसी दिन बुरे दिन में काम आ जाएगा। और वैसे भी मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, तो मैंने ऐसा करना शुरू किया। मैं इसको परामर्श जी
तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मेरी जीवित हानि होती है तो मेरे ऊपर जो निर्भर है कम से कम उनको मैं नहीं रहूंगा उनका देखभाल करने के लिए, तो मेरा पैसा उनके लिए देखभाल करने के लिए रहे। तो ये हेतु है। बाद में लोग उसकी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वगैरह वगैरह लेके मनी बैक वगैरह वो सब जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह जो होते हैं वो अलग बात है। लेकिन प्रिंसिपली लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपके जो निकटतम लोग हैं उनकी देखभाल के लिए होता है। अब आपने कितने साल से ये पॉलिसी जिंदा रखा है और आपने कितना प्रीमियम भरा हुआ है, ये सब चीजें मायने रखती है। तो अगर ये डिस्कशन जो है आप आपके इंश्योरेंस एजेंट के साथ में करें या आपका इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ आपके पास से कमीशन ऐंठने में लगा हुआ ऐसे रखता होगा, तो हमारे पास फेलोशिप में भी कई सारे इंश्योरेंस वाले भाई लोग हैं जिनके पास से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। क्या होता है, बीच में आप अगर पॉलिसी ब्रेक करते हो तो एक तो आपका कवर भी निकल जाएगा और जो भरा हुआ प्रीमियम है उसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप जो जितना पैसा भरा हुआ है उसके ऊपर से भी आपको कुछ लाभ राशि हो सकती है, उसके ऊपर भी आप लोन ले सकते हो वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पॉलिसी में से आपको नॉमिनी चेंज करना है तो वो तो एकदम आसान से है। एक फॉर्म भर देने से आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो, आपकी माता जी से आपकी बीवी को या बच्चे को या और जिसको आप चाहते हो उनको आप नॉमिनी बना सकते हो। लेकिन पहली बात याद रखो कि अगर आपकी सोबराइटी मजबूत नहीं है तो ये ऐसे निर्णय लेने का अभी समय नहीं है। फिलहाल पूरी तरह से आपकी सोबराइटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी सेहत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, आपके करियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, आपकी प्रोग्राम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये सब जो चीजें हैं, जो रिजेंटमेंट, ये मेरी सौतेली माँ, या अगर आपका प्यार नहीं होता तो आप उसको पहले ही आपकी पॉलिसी में नॉमिनी नहीं बना देते। अब क्या बिगड़ा है, कैसे बिगड़ा है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये आप आपके स्पॉन्सर के साथ में चर्चा करके कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। अगर इतने सालों से या इतने महीनों से अगर आप कोई चीज को बनाए रखे हो, करते जा रहे हो, तो उसको ब्रेक करने के पहले या नुकसान उठाने से पहले उसके जो इम्पैक्ट है उसको पूरी तरह से समझ लो। अगर वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बताता है तो इंश्योरेंस ऑफिस में चले जाओ, वहां के ब्रांच मैनेजर से मिलो या जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उससे जाके मिलो और उसके पास से बात करके देखो। उसको ये मत बताओ आपकी शराबियत के बारे में, लेकिन उसको बोलो कि मैं ऐसा मेरा काम है जहाँ फिक्स सैलरी नहीं है और आज मैं प्रीमियम भर नहीं पा रहा, लेकिन कम से कम डैमेज में मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो वही मार्गदर्शन करेंगे, जिसका ये काम है वही इसकी करेक्ट मार्गदर्शन आपको कर सकता है। लेकिन ये कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में और अकेले तो बिल्कुल मत लेना। आपके मार्गदर्शक को साथ में लेकर आप दोनों चर्चा करके सही समय पर, सही वक्त पर सही निर्णय लीजिएगा, पूरी जानकारी लेने के बाद। अभी कुछ मत घाई में कुछ मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच मनीष भाई, थैंक यू सो मच मनीष भाई। अपन भाई आपकी तरफ पढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे कुछ अनाउंसमेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन भाई स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम अपना है, मैं एक शराबी हूँ। If you want, Aparna bhai, you can ask in English. Okay. My name is Aparna. I am Arkan. Question ask me English. Okay. आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। मेरा कंफर्टेबल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी सार शेयर किया ना सार, मेरा 11 स्टेप अपडेट सार डेली करता, वीकली करता। मेरा प्रश्न है, मेरा तेलुगु बुक में 84 पेज में है, रात्रि सोने के टाइम पे पूरा चेक करके भगवान से प्रार्थना करने के। अपडेट डेली करता, वीकली करता, मेरा को बोलना के स्पॉन्सर के पास। समझ गए सर? यू आर अंडरस्टैंडिंग? अपन भाई पर आज का सेशन उसके ऊपर है नहीं, बट फिर भी
भूषण भाई प्लीज। नहीं, आप क्या वीकली बात करते हो आपके स्पॉन्सर के साथ में? 10th स्टेप इन्वेंटरी की बात करें भूषण भाई की, वो वीकली डेली उनको स्पॉन्सर के साथ में शेयर करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अच्छा, यस यस यस। करना चाहिए कि नहीं, ऐसा? जी हाँ, एज नहीं, ऑफन मेरा स्पॉन्सर डेली अपडेट करने को बोल रहा है। मेरा आप डेली करता हो, एक वीकली करता, ऐसा बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं खाली। थैंक यू सर। इज वो अगर आपको डेली करने को बोल रहा है, इतना समय आपको दे रहा है, तो आप डेली करिए ना। देखो, अलग अलग 10 स्टेप में अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री है, बराबर है ना? एक स्पॉट इन्वेंट्री है, एक डेली इन्वेंट्री है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर स्पॉन्सर से आपका डेली कनेक्ट है, डेली कांटेक्ट है, तो उससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है? अभी आपको सोबरिटी का कितना पीरियड हो गया अपना भाई? मेरा सॉवरेटी 15 ईयर्स है। मैं 10 स्टेप 15 को ईयर्स। 10 स्टेप इन्वेंट्री मेरा मालूम है। और एक 11 स्टेप को 10 चरिया ना, चरिया 11 स्टेप में 11 स्टेप में 84 बिग बुक में 84 है मेरा तेलुगु बिग बुक में। ओके अपन भाई, सर, और सभी मेंबर्स के लिए सूचित करना चाहूंगा हाँ, दोस्तों, आज का सेशन जो है वह है फाइनेंशियल ओके, प्रॉब्लम्स है। यदि कोई आर्थिक समस्या है या फिर पारिवारिक समस्या है, खासकर अर्ली सोसाइटी में, उसको उनका कैसे निवारण किया जाए, कैसे उनको सुधारा जाए, क्या क्या किया जाए, उसके ऊपर है सेशन। तो यदि आपके इस टॉपिक के ऊपर कोई प्रश्न हो, स्वागत है आपका। आपके इसके अलावा भी कोई प्रश्न हो, भूषण भाई से हम निवेदन करेंगे, अब अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दें, आप उनसे 1-to-1 डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या आप आफ्टर मीटिंग सेशन में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश्वजीत भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सीपी। मेरा विश्वजीत एल्कोहलिक। मेरा मतलब उतना फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा सैलरी में जॉब करता हूँ। मेरे फैमिली का भी उतना इशू नहीं है, फैमिली अच्छा है। मगर मेरा एक रीजनमेंट है, वो मेरे फेलोशिप के ऊपर है और उसके बाजू भी है। मतलब मेरा जो रिकवरी था पहले, उसमें वो तीनों ने मतलब एक फेलोशिप था, मेरे से कुछ नहीं लिया, ऐसे करके मेरे से मतलब इंटीमेट विथ मी फॉर द रीजन एंड मतलब सीवियर ईयर में मेरे को बहुत मतलब ये मतलब ये मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उससे उसके लिए वो प्यार करने के लिए, मगर मेरा मन में अभी भी वो रिजेंटमेंट आता है, मैं उल्टा सीधा बोलने के इच्छा करता है। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, यही मेरा स्पीकर से मतलब सहायता है, इसलिए मैंने बोला। थैंक यू। जी भूषण Amit, can you clarify the question? I really didn't understand. भाई, मीटिंग में किसी मेंबर ने इनको कुछ भला बुरा कहा शायद प्रेयर के ऊपर, तो उसके ऊपर उनको खुलना से उसका सामना कैसे करें। अच्छा, तो सबसे पहले भैया, हम अपना मीटिंग करते हैं अपनी सेरेनिटी और अपनी सैनिटी बनाए रखने के लिए, राइट? हर एक जन यहाँ पर आने वाला उतना ही सेरीन और सैनिटी वाला होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये व्यक्ति के लिए नहीं आए, हम अपने खुद के लिए आए हैं। सो तुम अगर 1 दर्जन आम लेके आओगे तो उसमें से एक आधा सड़ा हुआ आम निकलेगा, तो आप क्या करते हो? वो सड़े आम को निकाल देते हो और बचे हुए 11 आम को एंजॉय करते हो। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि मीटिंग रूम में आने के बाद में वो एक सड़े हुए आम को हम लोग दिमाग में पकड़ के रखते हैं और जो 11 अच्छे आम है उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
So focus on the positivities, focus on the members who are trying to help you, who are trying to encourage you, who are trying to make sure that you are on the program. इनके ऊपर फोकस करो। ये जो लोग हैं जो खुद की भी सेरेनिटी ढला के बैठते हैं और आपकी भी सेरेनिटी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, उनसे अवॉइड करो। मतलब देयर आर वेरियस वेज। एक, वो जो मीटिंग में है, वो मीटिंग में आप रहने से आपको तकलीफ होती है तो प्लीज डू सम अदर मीटिंग। वो मीटिंग में, जो मीटिंग में वो नहीं है, वहां जाओ। क्योंकि आज अगर अपने पास इतनी समर्थता नहीं है कि हम विदाउट लूजिंग आवर कूल, विदाउट लूजिंग आवर सैनिटी एंड सेरेनिटी अगर ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, तो बेस्ट इज टू अवॉइड दिस जेंटलमैन जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसे हमेशा लोग आपको मिलते जाएंगे। सोबराइटी के जर्नी में कुछ ना कुछ बीमार लोग ऐसे आते जाएंगे जो जिनका खुद का जीवन का अस्त व्यस्त था, वो मीटिंग में लेके आते हैं। और खास करके इनकी दादागिरी नए मेंबरों के ऊपर होती है। वो नए मेंबरों को आड़े टेढ़े सवाल पूछेगा या कुछ रफ कमेंट मारेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पास अभी तक डिफेंस नहीं है, वो उनको प्रॉपरली सुना नहीं सकता और ये डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो आप आपके डिस्टर्बेंस का चाबी उसके हाथ में दे रहे हो। Why do you want to give the keys of your mental peace to somebody else's hand, and that too who's the mentally sick person? तो अगर रास्ते पे से आप चल रहे हो और कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, तो आप थोड़ी उल्टा कुत्ते के ऊपर भौंकोगे। आप रास्ता बदल के आप निकल जाओगे। कुत्ते का लिमिट है, उसकी जितनी एरिया है उतना ही एरिया में भौंकेगा, वो एरिया छोड़ के आगे पीछे आपके नहीं आएगा। योर जर्नी इज मच लॉन्गर, मच हेल्दियर एंड वेरी प्रॉस्परस, और आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें हासिल करनी है। ये ऐसे छोटे छोटे डिस्टर्बेंस को मन में पकड़ के थोड़ी चलेगा। इससे अपने मन को बाधा बनाने से आप ही अपने आप को रोक रहे हो। सो डोंट वरी अबाउट देम, देयर विल बी सच पीपल, जस्ट इग्नोर एंड कैरी ऑन विथ योर वर्क, डोंट वरी अबाउट हिम एट ऑल। थैंक यू सो मच। पोषण भाई, एक अक्सर एक समस्या आती है कि जब मैं शराब पी रहा था तो परिवार वाले है ना कुछ भी करने के लिए तैयार थे, मेरी शराब रुक जाए कैसे भी करके। लेकिन अब कुछ दिन हुए मुझे, और ऐसा मुझे लगता है कि उतना मेरे पर ध्यान नहीं देते हैं, उतनी मेरे केयर नहीं करते हैं, बल्कि कभी कभी तो मेरा मजाक भी उड़ा देते हैं। बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। मुझे काफी गुस्सा आता है इस चीज पे। तो इसको मैं कैसे डील करूं? तो बेसिकली अभी वो आपको बराबरी का दर्जा दे रहे। पहले देवर हैंडलिंग यू विथ किड ग्लव्स, देवर जो पहले आपको बड़े संभल के आपके अगल बगल में वो रहते थे, क्योंकि आपका ठीक होना यही लग्जरी थी उनके लिए। लेकिन द फैक्ट दैट दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, द फैक्ट दैट दे कैन मेक फन ऑफ यू, मीन्स घर में सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, विच मीन्स दे ट्रस्ट यू टू मेंटेन योर सोबराइटी। दैट मीन्स जो जैसे वो एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ में बिहेव कर सकते हैं, उसकी मजाक मस्ती कर सकते हैं या उसके ऊपर कभी गुस्सा भी कर सकते हैं, वैसा वो अपने आप को अभी इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि वो आपको वैसे ट्रीट कर सके। दैट मीन्स इन देयर माइंड यू आर फाइन नाउ, यू आर नॉर्मल नाउ। सो अगर आपकी रिएक्शन इसके बावजूद नॉर्मल नहीं है तो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि अगर मेरे साथ में जैसे नॉर्मल लोगों के साथ में बिहेव करते वैसे मेरे साथ में बिहेवियर हो रहा है, लेकिन मैं अब नॉर्मल फील कर रहा हूं, विच मीन्स probably people are thinking I am fine, but I am still not really fine. I am not still there yet. Okay, so it's a time for introspection, it's a time for discussion. आपके स्पॉन्सर के साथ में बैठ के इस विषय में बात करो, talk about maturity, talk about responsibility. जब ही आप घर के कर्ता पुरुष थे तभी आप बच्चे बन के बैठ गए थे। अब जब आप कर्ता पुरुष बनने का समय आ गया है तो आप बच्चे जैसे ट्रीटमेंट क्यों अपेक्षा करेंगे? अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अथॉरिटी चाहिए तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, और अगर इक्वालिटी की ट्रीटमेंट चाहिए
तो उसके साथ में थोड़ा बहुत बैंटर, थोड़ा बहुत टीजिंग, थोड़ा बहुत गुस्सा, ये भी तो बर्दाश्त करना सीखना ही पड़ेगा अपने आप को। दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मलसी ना। आज ही हम लोग एक सेमिनार में बात कर रहे थे दोपहर को, सिम्बायोसिस मेंटल वेलबीइंग इंस्टीट्यूट है पुणे में, और उनका मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, साइकेट्री, साइकोलॉजिस्ट, ये सब का एक सेमिनार चल रहा था। और वहीं पर ये इस प्रकार का सब्जेक्ट चल रहा था कि व्हाई डू अल्कोहलिक्स डिस्पाइट सोब्राइटी एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन, व्हाई डू दे रिफ्यूज टू ग्रो अप। ऐसा एक व्यक्ति ने सवाल पूछा। सो मैंने उनको जवाब दिया, बिकॉज यू अलाउ देम टू बी चिल्ड्रन। If you treat them like adults, they will behave like adults. But if you keep treating them like children, because a family gets used to treating you like children. अरे इसको मत बोलो, अरे इसको काम मत बोलो, नहीं उसको बहुत स्ट्रेस होता है, नहीं उसको टेंशन होता है, नहीं उनको नहीं बोलना। अगर बच्चे की तरह ही आपको वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे, शील्ड करते रहेंगे, तो आपके अंदर का बच्चा तो वो चाहता ना कि मैं बच्चा ही बन के रह जाऊं और सब लोग मेरी देखभाल करते रहे। If they treat you like an adult, you will become an adult. So it's the responsibility of the community and of the family to treat an adult like an adult. So it's time for us to introspect. अगर जो भी हो रहा है हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो we need to rise above that situation and face that relationship. जी, थैंक यू सो मच। कृष्ण भाई, कुछ मेंबर्स आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में। So it would be easier to share my number and so that they can call me later. मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरा नंबर। हाँ, चलेगा। जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जी ऋषि भाई, स्वागत है आपका। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है, मैं एक शराबी हूँ और हालांकि मैं पुणे में रहता हूँ। अभी मुझे अंदर बाहर करके 1 साल ईश्वर की कृपा से पूरा होने के दिन आए नजदीक। तो बेसिकली हमारा होम ग्रुप तलेगांव में होता है हर संडे। तो बीइंग संडे, वो मेरा जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगा वो संडे के बाद चला जाने वाला दिन है। दिस इज द 30th June। आई एम कंप्लीटिंग माई फर्स्ट एवर सोबरिटी क्लीन एंड सोबर। तो मुझे वो थैंक्सगिविंग देना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि पुष्पन भाई अपने बड़े नोएबल पर्सन, उनका इसमें तजुर्बा या उनका ज्ञान मुझे आई वांट टू सी हिज समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो if the meeting is on Sunday and my property comes on Tuesday, so what shall I do? Shall I give my Thanksgiving? मैं घर में God में दूंगा, but is it compulsory to give my Thanksgiving to God on that particular day? Is it important or is it the tradition wise? तुम्हारा पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा प्रश्न है। जी थैंक यू ऋषि भाई, समझा। सो आभार प्रदर्शन के लिए आपने पिछले जो भी 11 महीने हुए, हर दिन आपने आभार प्रदर्शन ईश्वर का तो किया हुआ ही है, बराबर है ना। तो जब ही रोजाना आप प्रार्थना करते हो, रोज रात को सोने से पहले आप 5 मिनट मेडिटेशन में बैठते हो, तभी आप आभार प्रदर्शन करते हो ना। एक खूबसूरत जिंदगी के लिए, आपकी सोब्राइटी के लिए, खूबसूरत रिश्तों के लिए आप आभार प्रदर्शन करते हो। सो आभार प्रदर्शन तो आप रोजाना ही करते हो, लेकिन इस दिन की विशेषता ये है कि जब भी आप समूह में आभार प्रदर्शन करते हो, तो जो लोगों ने आपकी सोब्राइटी में आपके साथ चले, आपको मदद की, आपके लिए समय दिया, ये सब लोगों को आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उनको आप सबके सामने वो उनने किए हुए मदद का आप इजहार कर सकते हो।
जहां आपकी फैमिली से लेकर, आपके स्पॉन्सर से लेकर, आपके ग्रुप के मेंबर्स से लेकर जो लोगों का विशेष शेयरिंग का आपके ऊपर असर हुआ, ये सब लोगों का आभार प्रदर्शन पब्लिकली करने का ये एक मौका होता है। सो अगर ट्यूसडे को है तो उसके बाद वाला जो संडे है तो उस दिन आप करिए। सो हमारे यहाँ पर ठाणे में एक ऐसी प्रथा है कि हम लोग प्रॉपर डे और बर्थडे ऐसे दो अलग करते हैं। प्रॉपर डे यानी जो दिन है, जिस दिन मैं शराब से दूर हुआ वो दिन, तो वो दिन मैं कोई भी दूसरी मीटिंग में जा सकता हूँ। आप अगर तलेगांव में है और आप ट्यूसडे का दिन है तो आप ठाणे आ जाओ, रिवाइवल ग्रुप की मीटिंग होती है और हमारे साथ में वो दिन बिताओ, हमारे सबके साथ में बिताओ, हमको पेड़ा खिलाओ। या आप पुणे चले जाओ जहां पर मंगलवार की मीटिंग होती है और सब दोस्तों के साथ में बैठो, उनको पेड़ा खिलाओ, फैमिली के साथ में जाओ और आपका आनंद जो है वो सब लोगों को बांटो। लेकिन आपके ग्रुप में आने वाले रविवार के दिन जो बर्थडे है वो मनाइए, ताकि आपके ग्रुप में जो साल भर आपके साथ में चले हुए लोग हैं वो सभी को आपके आनंद में सहभागी होने का मौका मिले। सो आपको तो आप फॉर्चुनेट हो कि आपको दो सेलिब्रेशन के मौके, एक मंगलवार को भी और एक आने वाले उसके बाद वाले संडे को भी। सो दुनिया भर में ये प्रथा नहीं है। दुनिया भर में जिस दिन आप रुक गए वही दिन आपका ग्रेटिट्यूड डे माना जाता है, और आप किसी न किसी मीटिंग में जुड़ के आपका आभार प्रदर्शन कर सकते हो। जैसे कि कोई ऑनलाइन मीटिंग में भी जुड़ जाओ और आपका आभार प्रदर्शन कर डालो और उस दिन शेयरिंग कर डालो तो आपका प्रदर्शन तो हो गया। तो बाकी जगह पर यही प्रथा है, बाकी जगह पर उसका इतना सेलिब्रेशन या ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक प्रथा बन चुकी है कि हम प्रॉपर डे अलग से सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे। आखिर इच्छा आपकी। अगर आप अभी कई बार मैं बाहर देश में रहता हूँ और जहां पर मीटिंग करीब नहीं होती है तो मैं ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ जाता हूँ और वहां पर व्यक्त कर जाता हूँ। सो जो संभव है, जो आसान है, आपके दिल से आभार व्यक्त करने का हर मौका सही मौका ही है, और जितने बार भी करो उतना कम ही है। सो कई सारे लोग हैं जो रिहैब सेंटर में से डिस्चार्ज होके बाहर आते हैं, तो अपनी सोबराइटी का दिन वो रिहैब सेंटर में जाके जो कम्युनिटी है उनको भी कुछ मीठा मीठा खिला देते हैं, फिर बाहर आते अपने होम ग्रुप में भी कुछ प्रोग्राम करते। सो ऐसे अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग अपना आभार प्रदर्शन करते हैं। कैसे करना है वो एंटायरली आपकी मर्जी है। ओके, थैंक यू वेरी मच विष्णु भाई। थैंक यू सो मच ऋषि भाई, और आपको हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स की तरफ से, मेरी तरफ से आपके सैनिक जीवन के 11 महीने पूर्ण करने के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आते रहिए दोस्त। नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन भाई, ये भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि मुझे कुछ समय हो गया है लेकिन फिर भी पत्नी को मेरे पर विश्वास नहीं होता, और मेरे जो पुराने काम है अक्सर उसको लेकर मुझे ताना दिया जाता है। तो ये विश्वास दिलाया कैसे जाए? मेरे को 35 साल हो गया, अभी भी मेरे पत्नी को मेरे पर विश्वास नहीं होता। तो ये चीज जो है वो असंभव है शायद, क्योंकि हमने काम ही वैसे किए हुए हैं। तो लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। 100% 100% नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो सकती है बाय ट्रांसपेरेंसी। ये थोड़ा जितना लगता है उतना कॉमन सवाल नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि पीने के वक्त हमारे कभी कभी विवाह बाह्य शारीरिक संबंध हो जाते हैं। हमारे होते हैं कई सारे लफड़े, रिलेशनशिप्स हमारी, क्योंकि वो टाइम पे मॉरली हम लोग बहुत ही वीक पॉइंट पे रहते हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद में हमको सब कुछ जायज लगता है। रेड लाइट एरिया से लेकर अपनी पड़ोसन तक और कजिन सिस्टर से लेके किसी दोस्त की बहन तक या बीवी तक भी हमारे ही सब लगते हैं, और हम ऐसे व्यवहार करते हैं। जैसे फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर रहता है वैसे समाज में भी बहुत जगह पे फ्रस्ट्रेशन होता है, और जब हमारा संकोच रहित बिहेवियर देख के कई बार लोग भी फिसलते हैं और रिश्ते बन जाते हैं।
सोबरिटी में आने के बाद में सडनली हमारा संकोच दोबारा जाग जाता है, हमारी आध्यात्मिकता जाग जाती है, हमें रिलेशनशिप रीबिल्डिंग करनी होती है और हम चाहते हैं कि हमें दोबारा मौका मिले। लेकिन ये जो हमने सदमे पहुंचा है, ये जो झटके पहुंचा है, इसका जो असर है वो काफी डीप होता है, काफी डीप वुंड्स होती है, तो वो भूलेंगे कभी नहीं। लेकिन अगर आपसे दोबारा रिपीट नहीं होता है इस प्रकार का बिहेवियर, तो आपको नया आपका जो ये रूप है उसके साथ में स्वीकार करना वो सीख जाते हैं। सो अभी भी ये उम्र में भी मैं किसी गैदरिंग में जाता हूँ और 2-4 महिलाएं अगर मेरे साथ में जरा ज्यादा बात करने लगती है तो मेरी बीवी वहां पर आके मेरे बाजू में खड़ी हो जाती है अभी, और मैं प्रिटेंड करता हूँ कि ये एकदम नेचुरल है। मतलब मेरे बीवी ने मेरे बाजू में खड़ा होना ही चाहिए। मैं भी जानता हूँ, वो औरतें भी समझ जाती है कि अभी ये ऐसी यहाँ पर आ गई है, बट आई बिहेव एज इफ इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। यानी यही तो है, हम दोनों साथ में तो रहते, तो जैसे मैं खड़ा हूं तो वो आ गई, उसमें क्या। सो यू हैव टू नॉर्मलाइज दैट सस्पिशन, यू हैव टू बिहेव कि यही सही है कि आप हमेशा ही मेरे साथ में रहो। और उसको गिल्ट, क्योंकि वो जब ये कर रही रहती है तो उसके मन में भी गिल्ट रहता है, उसके मन में भी शेम रहता है, उसको भी समझता रहता है कि सबकी निगाह उसके ऊपर भी है कि ये क्या ऐसे पति को छोड़ती नहीं है 10 मिनट भी अकेला, ये सबको दिख रहा है, उसको भी समझते रहता है और उसकी वजह से उसको ऑकवर्ड भी लगता रहता है। द लीस्ट वी कैन डू इज नॉट अलाउ हर टू फील दैट ऑकवर्डनेस, क्योंकि उसके जिम्मेदार हम ही है, हमने ही ये सब सीड से डाली है और उसके अभी बड़े बड़े पौधे हो गए और हम बोलते हैं अब ये पौधे की छाव में से हम बचे कैसे, तो हम नहीं बच सकते दोस्त। ये तो जिंदा है, हम लोग 80 साल के बूढ़े हो जाएंगे, हमारा शारीरिक रूप से पूरा खत्म हो जाएगा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भी हमारी जो रेपुटेशन है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई। या सर भाई You got to live अपना with it. दीजिए स्वागत। हाय हाय मेरा नाम हाय सौरभ है, हाय मैं एक सर भाई। शराबी हूँ। मेरा नाम सौरभ, मैं शराबी हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को ना, मैं 2024 में ए में आया हूँ और 10 महीने 10 दिन सोबर था, उसके बाद मेरा 1 दिन का गैप हुआ था, देन वापस मैं आ गया था और मुझे 15 महीने हो गए सोब्राइटी में। और अभी क्या होता है मेरे साथ कि जैसे आप कहते हैं ना, सोब्राइटी में आने के बाद आंखें खुलती हैं तो काम धंधा जैसे दिखाई देता है कि यार नहीं ठीक है, इसको ठीक करना है, कुछ काम बढ़ाना है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, सारी चीजें हैं, मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट। और एट द सेम टाइम आई हैव टू बी देयर इन द मीटिंग, एंड सम टाइम ऐसा होता है कि घर में जिम्मेदारियां बच्चों की ऐसी आती हैं जो मतलब फिर मैं इन सब चीजों में ना प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि घर में वाइफ ने बोला कि तुम बच्चों को देख लेना, मुझे कहीं जाना है या कुछ है, तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मेरे को वो पुराना मेरा जो इमोशनली फिजिकली मैं अवेलेबल नहीं था, मैंने नहीं किया। तो मतलब हाउ आई शुड प्रायोरिटाइज, बिकॉज आई हैव टू अर्न, है ना, मुझको कमाना भी है और मुझको अपनी सोब्राइटी भी मेंटेन रखनी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो अभी इतनी अर्ली रिकवरी में या 15 महीने की रिकवरी में सोब्राइटी में मतलब मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं चीजों को। सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अलग अलग टूल्स है, राइट। माय स्पॉन्सर यूज्ड टू हमेशा ऑलवेज टेल मी कि डोंट बिकम एन ए एडिक्ट। पहले शराब के पीछे भागता था, अभी ए के पीछे भागता है, ऐसा मत होने देना। सो मीटिंग, द पर्पज ऑफ ए मीटिंग इज मेंटेनेंस। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 5 टूल्स है, उसमें से सबसे पहला टूल है मीटिंग, जहां पर मैं जाके अनुभव कथन करके बाकी लोगों के अनुभव सुन के अपना मेंटेनेंस का प्रिंसिपल करता। लेकिन दूसरा टूल है स्पॉन्सरशिप। तो अगर मेरे पास में स्पॉन्सर है और उसके साथ में मैं बातें करता हूं और उसको अगर उसके साथ में मेरा स्टेप वर्क करता हूं, तो रोजाना मीटिंग न करते हुए अगर हफ्ते की 2 या 3 मीटिंग्स भी मैं करता हूं तो वो सफिशिएंट होती है, वो जो मेंटेनेंस का प्रिंसिपल है वो फॉलो हो जाता है। और तीसरा जो है कि मेरा स्टेप वर्क में मेरा जो लिखना है या
द काइंड ऑफ मेरा ओन एनालिसिस जो है, क्योंकि अगर मुझे शेयरिंग नहीं मिल रही है लेकिन मुझे लिखने का मौका मिल रहा है या मुझे कहीं बोलने का मौका मिल रहा है, शायद ऑनलाइन मीटिंग में कहीं भी हो 10-15 मिनट का, तो मेरा जो कनेक्ट है वो कनेक्ट बना रहता है। स्टेप वर्क जो है वो स्टेप वर्क अगर मेरा चालू है तो माय रिकवरी इज हैपनिंग प्रोग्रेसिवली। फिर अगला टूल जो है वो है सर्विस। तो किसी ना किसी प्रकार से दूसरे के लिए जब भी मैं काम में लगा रहता हूँ तो खुद के ऊपर से ध्यान हट जाता है। मैं आई एम एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड। अगर मैंने मीटिंग में जाने का प्लान बनाया और बीवी कुछ दूसरा कुछ आइडिया लेके आती है तो मेरा चिड़चिड़ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है यार इतना कैसे नहीं समझते उसको, मेरा मीटिंग का समय हो गया। लेकिन आई हैव टू रियलाइज दैट the true sobriety is about sacrifice. As they say, maturity is nothing but improving quality of compromise. तो सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ बेहतर से बेहतर कॉम्प्रोमाइज करने की एबिलिटी को ही हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। सो जब भी हम सेवा में लगते हैं तो दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। फिर वो दूसरा शराबी हो, मीटिंग में नया आया हुआ कोई नया अल्कोहलिक हो, या मीटिंग की कोई जिम्मेदारी उठाना हो, या मेरे घर की जिम्मेदारी हो, ये जिम्मेदारी को जब भी मैं ज्यादा अहमियत देने लगता हूँ तो ऑटोमेटिकली आई एम वर्किंग ऑन माई ओन ईगो डिफ्लेशन विच इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो ये कई सारे अंग है जिससे मैं प्रोग्राम जी रहा रहता। सो प्रोग्राम इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, it is about living, right? So these are the 5 tools. तो आप किसी ना किसी टूल के साथ में हमेशा रहते हो। जो फाइनल 5th टूल है वो है ए का लिटरेचर। अगर इनमें से कोई भी संभव नहीं है और आप अकेले हो तो कोई ए का लिटरेचर का पीस उठाइए और उसे पढ़ना चालू कर दीजिए, उसके ऊपर टिप्पणी बनाइए, उसको आपको शेयरिंग करना होगा तो आप किस प्रकार से शेयरिंग करेंगे इसके ऊपर, उसके बारे में विचार करिए। तो वो जो विचार है, वो जो विषय है, वो पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाता है। और जो कहते हैं ना, द फ्लेवर, द एसेंस ऑफ द प्रोग्राम ऑलवेज रिमेन्स विथ यू। सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन बी ऑन द प्रोग्राम। यू मे नॉट बी इन द मीटिंग, बट दैट्स ओके। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई। थैंक यू एवरीवन। सभी भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पुष्ण भाई, अगेन बहुत सारी रिक्वेस्ट है आपके नंबर के लिए, यदि आपकी अनुमति है तो आपका नंबर शेयर कर सकते हैं। हाँ प्लीज। भाइयों को एक विनती है कि जब भी आप फोन करो, किसी वजह से अगर वो समय पर मैं बिजी रहूंगा तो मैं आपको जब भी फ्री हो जाऊंगा तभी आपको आई विल रिटर्न योर कॉल, और एल्स यू कैन सेंड मी अ मैसेज फर्स्ट, वी कैन चैट एंड देन आई कैन गिव यू अ टाइम एट विच वी कैन टॉक। क्योंकि कई बार मैं ऐसी स्थिति में रहता हूँ कि बोल नहीं सकता हूँ, तो प्लीज मिसअंडरस्टैंड नहीं करिए। मैं आपको फ्री होने के बाद में अवश्य फोन करूँ। थैंक यू वंस अगेन। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भाई, आपने अपने समय कुछ समय हमारे लिए निकाला और ये जो हमारा आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई। थैंक यू सो मच, आई लव्ड इट माई सेल्फ, बहुत मजा आया। और पार्टिंग नोट में ये कहूंगा कि आज जो सेमिनार हुआ दैट वाज आल्सो अबाउट फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ अल्कोहलिक्स। यानी अगर आप एडिक्शन में से बाहर निकल रहे हो तो आपकी रिकवरी के ऊपर प्लान, आप फाइनेंशियल रिकवरी के ऊपर आप कैसे प्लान करें। और एक मार्गदर्शक आए थे चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे, वो फाइनेंस प्लानर थे, और वो बता रहे थे कि आप जैसे 1 डे एट ए टाइम प्लान करते हो ना, तो वैसे ही 1 डे एट ए टाइम का SIP कर डालो। तो रोज के आपके 100 रुपए बच गए तो रोज के 100 रुपए डाल दो अलग से, 3,000 रुपए हो जाएंगे, साल के 36,000 हो जाएंगे, देखते 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 बड़ी रकम हो जाएगी। इस टाइप की बातें वो कर रहे थे। एंड आई थॉट ट्रू, वी थिंक दैट 1 डे एट ए टाइम इज ओनली अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल।
No, my friends, one day at a time is about financial planning also. One day at a time is a way of living for achieving the biggest of your dreams. सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जो भी आपका सपना होगा उसको एक टाइमलाइन दे दीजिए और उसको डेज में डिवाइड कर दीजिए और आज का शेयर आज कर देंगे तो वो ड्रीम अपना पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये हम में से कई सारे लोगों ने बार बार अनुभव किया है। सो डेफिनेटली यूज दैट फॉर योर फाइनेंशियल रिकवरी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस मीटिंग। थैंक यू सो मच कृष्ण भाई। ओके दोस्तों, समय हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन में एक आखिरी प्रश्न है, ये अक्सर हम मीटिंग में सुनते हैं कोई भी समस्या अगर पूछता हूं मैं तो ओल्ड टाइमर बोलते हैं कि आप स्पॉन्सर लो और कदमों पे काम करो, स्पॉन्सर लो और कदमों पे काम करो। तो ऐसा क्यों है, इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? इसका कारण ये है, हमारा जो आज का टॉपिक था ये, इसमें भी क्या ये इम्पोर्टेंट होता है? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर व्यक्ति की समस्या जो है वो दिखने में सिमिलर रहती है, लेकिन उसकी जो गहराई है वो अलग अलग होती है। कभी कभी पर्सनल समस्या जो है उसको जनरलाइज्ड आंसर देने से कंफ्यूजन बढ़ने की संभावना रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो हैबिचुअली नौकरी उसकी जा रही है, तो उसको नहीं तुम नौकरी कर लो, पकड़ लो और लंबी नौकरी करो, 30 साल नौकरी करो, इस टाइप का सवाल जवाब देना ये स्टुपिडिटी होगी। पहले समझना जरूरी ये है कि उसकी नौकरी बार बार छूटती क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पर्सनालिटी का कुछ भाग ऐसा है या कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट है जिसके वजह से वो अपना ये जॉब टिका नहीं पा रहा है। तो हमेशा जो सिचुएशन दिखती है उसके पीछे की जो स्टोरी है वो स्टोरी अलग होती है। तो देयर इज नो जनरलाइज्ड आंसर फॉर एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब हम लोग किसी व्यक्ति के साथ में काम करते हैं, जो एक स्पॉन्सर ही अपने स्पॉन्सर के साथ में काम करता है, तभी वो उसकी पूरी पर्सनालिटी को समझता है, उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सबको समझता है, उसके फैमिली सपोर्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है, ये अमीरी में पला बड़ा है या गरीब में भी पला बड़ा हुआ है, ये जिम्मेदार रह चुका है या पहले से ही गैर जिम्मेदार हुआ। तो जब ही वो व्यक्ति की सभी दिशाओं से पूरी पहचान हो जाएगी, वो टाइम पे जब भी उसका मार्गदर्शन होगा वो उस व्यक्ति के लिए सही होगा। वो शायद दूसरे व्यक्ति के लिए सही नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो मार्गदर्शन सही होगा। इसीलिए हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को करीबी से जानने के बाद में ही एडवाइस देना चाहिए। तो ऐसे मीटिंग में क्या होता है कि किसी का बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार मैंने देखा है सीनियर मेंबर्स एक रैंडम जनरलाइज जैसा उत्तर दे देते हैं, जिससे ज्यादा हानि होती है, मदद होने के बजाय उससे हानि होती है। सो इसीलिए कहा जाता है कि स्पॉन्सर लो, क्योंकि उसने आपके साथ में कमिटमेंट की है कि आपके साथ में वो गहराई से कार्यक्रम लेगा। खाली किसी पूरा ओल्ड टाइमर से बात कर लो बोलने से भी बात नहीं बनती। हर ओल्ड टाइमर आपको समय नहीं देगा, लेकिन जो व्यक्ति ने आपकी स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी ली है वो जरूर आपको समय देगा, आपके पास से समझ के लेगा। दैट इज वाई मोस्ट पीपल सजेस्ट कि स्पॉन्सर लो और उसके साथ में बात करो। वी शेयर इन अ जनरल वे व्हाट वी वर लाइक, व्हाट हैपेंड एंड हाउ वी आर टुडे। We don't go too much in depth in a general meeting. We go completely at depth only with our sponsor. Thank you so much. जी, thank you so much कृष्ण भाई। तो दोस्तों, लीजिए हमारे पास में 2 मिनट का समय शेष है। यदि किसी मेंबर के प्रश्न हो या फिर मनी लेना चाहते हो, स्वागत है आपका। किसी के मन में कोई सवाल आखिरी? तो क्या कृष्ण भाई सब आपसे डायरेक्टली 1-to-1 से बात करना चाहते हैं? काफी यस, और वो कई सवाल ऐसे होते हैं जो 1-to-1 में ही बात किए जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प इफ आई कैन। मैं अगर हम लोग को थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करना होगा, फिर ही मैं आपको बता सकूंगा कि
क्या मार्ग आपने, मैं आपकी जगह होता और इस परिस्थिति में मैं क्या मार्ग लेता, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप भी वही मार्ग ले। जी जी, थैंक यू। ओके दोस्तों, मीटिंग का समय भी लगभग पूर्ण ही हो चुका है और क्वेश्चन भाई का नंबर चैट बॉक्स में है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उन्होंने निवेदन किया ही आप या तो व्हाट्सएप पे उनको पहले सूचित कर दें ताकि अच्छे से बात कर पाए आप, और जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर पाए। थैंक यू सो मच। और एक बार पुनः कृष्ण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम थैंक यू। यही उम्मीद करते माय हैं आप आते रहे प्लेजर। ऐसे जी। ओके दोस्तों, मीटिंग हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं कल शनिवार का दिन रहेगा जो कि रहता है हमारा जनरल शेड्यूल टॉपिक शेड्यूल का दिन।